नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनोज सर देवघर फाउंडेशन के आओ पढ़ें और पढ़ाएं पटल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब ठीक से होंगे। आज टीचर्स डे है, सो वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने सभी गुरुजन को सादर नमन करता हूं और स्टूडेंट्स, माता पिता, टीचर्स हमारे लिए भगवान स्वरूप होते हैं, इसीलिए हमें सदैव उनका ख्याल, आदर, सम्मान करना चाहिए। अब हम पढ़ाई की ओर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर क्लास 10th का सारा बेसिक्स और उससे रिलेटेड बातें, पॉलिनोमियल्स, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनमें हमने 3 मेथड्स देखा, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इनमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड्स के ढेर सारे सवाल्स को सॉल्व किया। सेकेंड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आज हम लोग थर्ड मेथड के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स वगैरह कैसे निकालते हैं, क्या होता है, और वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फॉर्मेट था वो था हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फिर मैं हमेशा की तरह आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा बिल्कुल लाउडनेस क्लियर है, ये बोर्ड में रिटर्न बिल्कुल आप लोग को दिख रहा है? परफेक्ट। तो अब हमने देखा था कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंट टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास होते थे, 4.1 एक्सरसाइज, और उसमें उनको हम सॉल्व करते थे। सॉल्व करने के बाद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का जो फॉर्मेट आता था, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे। उनमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास a b c का टर्म है तो हमारे लिए क्वाड्रेटिक है, जिनका हायर डिग्री 2 हो और वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हो, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। उनमें a क्या था? x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c कोई भी इंटीजरल वैल्यू था। और अब उनमें हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले जो थर्ड मेथड में ax b c में हम लोग कैपिटल D निकालते हैं, जिनको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट ऐसे। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व करना है और इसका नेचर बताना है। नेचर मतलब स्वभाव, यानी कि कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे होंगे। तो इनके 3 स्वभाव होते हैं। तो सबसे पहले उसको जानने के लिए हम लोग कैपिटल D डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, जिसको हिंदी में विविधकर भी कहते हैं, और इसको निकालने का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं या मेथड भी कहते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम d निकालते हैं। अब हमारे पास 3 केस होता है। अगर हमारा कैपिटल D यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तो नेचर ऑफ रूट हम देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स, मैंने आपको बताया था, रूट्स मतलब स्क्वायर रूट नहीं, रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ x, और वैल्यू ऑफ x के हमने 3 नाम बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग रूट्स, वैल्यू ऑफ रूट्स कहते हैं। पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं,
और ऐसे नॉर्मल अगर हम सॉल्व वर्ड लिखा हुआ है तो वैल्यू ऑफ एक्स, सो वैल्यू ऑफ एक्स, सम ऑफ जीरोस और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों चीज सेम है। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो अगर रहता है तो रियल, ये होता है रियल एंड अनइक्वल, ये दो सिचुएशन होते हैं, ये एक रियल एंड अनइक्वल, दो नहीं, ये अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो इसके नेचर ऑफ रूट रियल एंड अनइक्वल, अगर डी इक्वल टू जीरो है तो रियल एंड इक्वल, और अगर तीसरा डी लेस देन जीरो है तो 10th क्लास में हम लोग बस इसको छोड़ देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कैसा रूट आता है, ये इमेजिनरी रूट आता है, ये इमेजिनरी रूट आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ये इमेजिनरी रूट आता है, इसी को हम लोग नो रियल रूट भी कहते हैं, नो रियल रूट्स भी कहते हैं, राइट। और इस केस में रियल एंड अनइक्वल का मतलब होता है कि ये रूट निकलेगा और दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे, मतलब इसके जो वैल्यू होंगे वो दो अलग अलग वैल्यूज होंगे, ठीक है। और इसको निकालने के तरीके माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये, और इसमें हम दोनों ही रूट हमारा माइनस बी अपॉन 2a और फिर माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि माइनस बी अपॉन 2a, और इसमें तो हम रूट निकालते नहीं है, ये मैंने बात किया आपको 10th के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जो भी हमारा ये तीनों सिचुएशन होगा तो नेचर ऑफ रूट कभी अगर बोलेगा तो रियल एंड अनइक्वल, डी इक्वल टू जीरो तो रियल एंड इक्वल, और इसको निकालने के ये तरीके, और फिर ये इमेजिनरी रूट अगर आएगा तो 10th क्लास में हम इसको नहीं निकालते हैं और इसको ऐसे छोड़ देते हैं, नो रियल रूट। लेकिन अगर हमारे साथ 11th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है और 11th से रिलेटेड बच्चे जुड़े हुए हैं या जो भी हैं पेरेंट्स, टीचर्स, तो हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि इमेजिनरी रूट भी हम कैसे निकालेंगे और उसका मतलब क्या होता है, तो थोड़ा हम उन पॉइंट्स पे भी आते हैं। आप लोग इसको देख लेना, ये नोट डाउन करना है तो वो कर लेना, ठीक है। अब कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे इक्वेशंस होते हैं उनको कहता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो और एक अननोन वेरिएबल के का वैल्यू निकालो। अगर रूट्स बता दिया जाता है, एक सिचुएशन, अगर रूट्स इक्वल हैं तो के रिस्पेक्ट में ही हम b निकालते हैं और उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। जीरो से इक्वेट करने के बाद के का वैल्यू हमें मिलता है, ठीक है। वो कब करते हैं, जब देता है कि रूट्स इक्वल हैं। अगर हमें देता है कि रूट्स रियल हैं तो रियल के केस में हमें दोनों अप्लाई करना पड़ेगा, दिस वन और दिस वन। तो उस केस में हम d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते हैं, तो k का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी चीजें k हमारा जिस k के रिस्पेक्ट में जो एक्सप्रेशन सॉल्व होके आया हुआ है, दैट ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे। स्टूडेंट, सिर्फ इक्वल टू का नहीं लगाएंगे। अगर हमारा स्टेटमेंट कहता है कि ये जो इसका जो रूट है रियल रूट है तो रियल के केस में हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे, और अगर वो वर्ड यूज करता है इक्वल रूट है तो के मतलब कि यहाँ पे के इक्वल टू हम जीरो करेंगे, जो भी के एक्सप्रेशन में होकर आएगा उसको इक्वल टू जीरो करेंगे। ये चीज आप लोग को क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी रूट जो था, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने पॉइंट्स पे आ जाएंगे। तो जो नंबर का स्क्वायर निकालने के बाद नेगेटिव रिजल्ट आए उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर निकालने के बाद नेगेटिव रिजल्ट आए
उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं और उसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, राइट। आप सोचोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आए, जबकि हमें मालूम है कि कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस में रिजल्ट आता है, ठीक है, क्योंकि वो नंबर उसी से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि अगर हम कहते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर भी प्लस आता है और -2 का स्क्वायर भी प्लस आता है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से नेगेटिव आए? तो मैं आपको बताता हूं, अगर हमारा d के अंदर में जब जैसे d निकालते हैं -5 आ जाए, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो -5 आया, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और अब इसको जैसे इमेजिनरी नंबर को i से डिनोट करते हैं और i का जो वैल्यू है वो √-1 होता है, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और i क्यू को हम लोग i स्क्वायर इंटू i कह सकते हैं, तो यानी कि -i हो गया और i का पावर 4 को 1 कहते हैं, i का पावर 4 को 1 कहते हैं। तो आप लोग इमेजिनरी नंबर के रिस्पेक्ट में अभी इतना ही बात जानो। और ये आपको 11th क्लास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका फॉर्मेट होता है कुछ भी कह लो, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, कुछ भी कह लो। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्मेट है और इनमें ये हमारा नंबर रियल है और ये जो नंबर जुड़ा हुआ रहता है वो जिनमें आई रहेगा वो हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। एक एग्जांपल के तौर पर सपोज -3 + 2y, हम यहाँ पे कहीं पे भी प्लस कहीं पे भी माइनस हो सकता है, उनमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा रियल नंबर है और यहाँ पर ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो ये रियल नंबर है और ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो जो भी x प्लस आई वाई के टर्म्स में फॉर्मेट रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, उनमें पहला ये रियल और बाद वाला इमेजिनरी नंबर होता है। और इसको हमने जो डिनोट किया वो i का वैल्यू इतना, i स्क्वायर का -1, i क्यू का -i और i का पावर 4 का 1 होता है। और कोई सा भी चीज अगर हमें दिया हुआ रहता है, कोई सा भी सवाल, तो हम उसको इसी के फॉर्मेट में, इसी के रेस्पेक्ट में, जिनमें i स्क्वायर, i3 और i का पावर 4, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाएंगे या जो सर पढ़ाएंगे वो आपको कंप्लीट ब्रीफ करेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन अगर रहता है तो उसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट में हम इसी मोड में आते हैं, i माइनस आई, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। तो अब हम रिलेट करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो इमेजिनरी नंबर का रूट कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा आएगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपका d नेगेटिव आता है, सपोज करो जैसे √5 आ गया, d का वैल्यू अगर आपका -5 आया, सपोज d का वैल्यू आपका -5 आया, तब भी हम इसको x का जो वैल्यू है -b प्लस -5/2a √d, आप यहाँ पे सब नंबर लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी आप लिखो √d, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूला से लगाएंगे। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आपको अलग अलग फॉर्मूला रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, एकमात्र फॉर्मूला ये है रूट निकालने का, -b प्लस √d/2a। आप इसी फॉर्मूला से चाहे d ग्रेटर देन 0 हो, चाहे d इक्वल टू 0 हो, चाहे d लेस देन 0 हो, तीनों के लिए हम एक सेम फॉर्मूला से हम इसका रूट्स निकाल लेते हैं या निकाल सकते हैं। अभी हम रूट्स निकाल के दिखाते हैं आपको, फिर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जब d ग्रेटर देन 0 हो तब भी हम इसका यहाँ पे सपोज d का वैल्यू आ गया मान लो 289, तो हम √289 करेंगे जिसका रिजल्ट हम पॉजिटिव रिजल्ट 17 लेंगे। तो √289 जब √d करेंगे
तो वो हम इसका रिजल्ट 17 लेंगे। लेकिन सपोज करो अगर हमारे पास d का वैल्यू आ गया -12, अगर हमारे पास d का वैल्यू आ गया -12, तो अंडर रूट डी यानी अंडर रूट डी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट -12। और यहाँ पे जैसे आप चाहे -5 हो चाहे -12 हो, उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू -1, -12 को हम 12 इंटू -1 कह सकते हैं। और ये जो रूट है ये दोनों पे है, ये जो रूट है ये दोनों पर है, इस पर भी है और इस पर भी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि i का वैल्यू अंडर रूट -1 है, तो इसका मतलब ये अंडर रूट 12 भी हो गया, अंडर रूट -1 भी हो गया। तो 12 का रूट यानी 4 इंटू 3 तो 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 i ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 2 रूट 3 i। यानी कि कभी भी स्टूडेंट, अब हम एकदम से क्लियर हो रहे हैं पॉइंट पे कि सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, उससे हम लिखेंगे कि ए बी सी ये है, हम कैपिटल डी निकालेंगे। कैपिटल डी निकालने के बाद हमारे पास 3 फेज आएगा, या तो वो डी का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा यानी पॉजिटिव आएगा, तो हम x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a करेंगे। और इससे हमारा x का 2 वैल्यू आएगा, एक बार -b प्लस रूट डी बाई 2a, एक बार -b माइनस रूट डी बाई 2a। तो इन्हीं को जो हम 2 पार्ट में बांटते हैं, बेसिकली उसका नाम अल्फा और बीटा बोलते हैं, उसका नाम हम अल्फा और बीटा बोलते हैं। सो जब रूट निकालने लगते हैं तो हम कहते हैं कि अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा इक्वल टू -b माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर है। और अब जैसे फिर d का वैल्यू अगर 0 आया, फिर भी मैंने जैसे कहा हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो रूट अंडर 0 तो वो तो 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो ये ऐसे ही ओमिट हो गया, ये पोर्शन ऐसे ही ओमिट हो गया। तो दोनों ही रिजल्ट, मैंने ये भी कहा था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी रहेगा हमें 2 रिजल्ट देने ही देने हैं, आइदर वो दोनों रिजल्ट सेम हो सकते हैं, दोनों रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। और अब मैं एक तीसरी बात बता रहा हूं कि वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी बात अभी इंट्रोड्यूस किया, पहले मैंने कहा था कि दोनों रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो सेकंड में हमने देख लिया रूट 0, तो वो 0 बन गया। थर्ड में हमने देखा कि अगर d का वैल्यू, अगर d का कैलकुलेशन नेगेटिव में आता है, चाहे वो कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो, तो जब हम रूट d करेंगे तो ऐसे सिचुएशन आ जाएगा। और ऐसे सिचुएशन का मतलब हो गया कि हम प्लस माइनस, अगर सपोज करो अगर आ गया d का वैल्यू -8, d का वैल्यू -8, तो अंडर रूट d की बारी जब आएगी तो अंडर रूट -8। अब आप इसको 8 इंटू -1 कह सकते हो या -1 इंटू 8 कह सकते हो। तो ये अंडर रूट फिर दोनों में हुआ, तो अंडर रूट -1 क्या रिजल्ट दिया, i का इमेजिनरी नंबर मतलब स्मॉल i। और अंडर रूट 8, तो अंडर रूट 8 तो हमें मालूम नहीं होता, ऐसे कोई परफेक्ट नंबर तो नहीं, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। हम लोग 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 देखते हैं, तो 8 तो इन बिटवीन है, तो 8 को हम कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं, तो 4 इंटू 2, अब वो 4 इंटू 2 के ऊपर में रूट है, तो 4 का रूट हो गया 2 और 2 का रूट हो गया √2। तो ये क्या रिजल्ट दिया, ये प्लस माइनस 2 √2। तो जब भी कभी हमें अंडर रूट d के बारे में हम बात करेंगे, वो हमें प्लस माइनस 2 √2 अगर -8 रिजल्ट दिया है। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब हम इसके सवाल पर आते हैं, ये पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज था। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज 3x², एक सवाल है 3x² माइनस 5x और प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पे सवाल आपको रहेगा सॉल्व। अगर आपके पास ऐसा कोई खाली लिखा हुआ हो सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब होता है यू कैन यूज
any of the methods, either you can use factorization method or you can use completing square or you can use by quadratic formula। तो completing square तो अभी छोड़ दो, वो तो है नहीं अभी सिलेबस में, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। बट अगर वो मेंशन करता है, स्पेसिफाई करता है कि सॉल्व बाय यूजिंग ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमें सिर्फ उसी मेथड को ऑप्ट करना है। तो हमने फैक्टराइजेशन के तो ढेरों सारे सवाल देखा हुआ है, इसीलिए हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से। तो हम लोग लिखेंगे कि हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 2, therefore d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac। अब ये हो गया -5 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 25 -24 दैट इज इक्वल टू 1। नाउ यू कैन here therefore d is greater than 0, ये वाली बात लिख दोगे तो और इम्पैक्ट पड़ेगा। d greater than 0, now alpha equal to -b plus under root under d by 2a तो -b यानी -5 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये हो गया 5 प्लस 1/6, 6/6 और ये हो गया 1 और बीटा हो गया हमारे पास -b माइनस रूट d बाई 2a और ये हो जाएगा फिर वही -5 माइनस अंडर रूट 1 बाई 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1/6, 4/6 तो 2/3, तो ये 1 और 2/3 ये दोनों हमारा आंसर हो गया। ये 1 और 2/3 ये दोनों हमारा आंसर हो गया। तो अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें या फिर 2/3 पुट करें वेरिफिकेशन के लिए, तो वो दोनों ही केस में 0 रिजल्ट आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग ठीक से समझ गए? ठीक है, अब ऐसे ही फटाफट हम लोग 2-4 क्वेश्चंस इन मेथड पे करेंगे और फिर उसके बाद हम बदल देंगे, टाइप्स बदल देंगे। अब सपोज करो कुछ बच्चों को रूट से रिलेटेड वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, कुछ बच्चों को डेसिमल से रिलेटेड वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, कुछ एक को रूट से जो रिलेटेड होते हैं वो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कोई डिफिकल्टी नहीं है। जब कंसेप्ट हमारा एकदम परफेक्ट है तो कोई भी सूझ है, कैसा भी पैटर्न है, कुछ भी है, सब कुछ नॉर्मल है। तो अब हम थोड़े से देखते हैं, कोई सपोज करो एक रूट से रिलेटेड देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x 2√2x और +1 इक्वल टू 0, +1 इक्वल टू 0। अब ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे हमें हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2√2 और c इक्वल टू 1, तो d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac और ये -2√2 का स्क्वायर और -4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 8 हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 8 हो गया और -8। अब देखो ये therefore d इक्वल टू 0। अभी हमने देखा एक केस d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, एक केस अब हम देख रहे हैं d का वैल्यू 0 आ गया, d का वैल्यू 0 आ गया, राइट। तो therefore अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d बाय 2a, आइदर आप ये लिख सकते हो या फिर यू कैन ओनली राइट -b बाय 2a, बस, क्योंकि रूट अंडर d तो वो तो रूट अंडर 0, वो तो 0 ही होगा। सो यू जस्ट राइट -b बाय 2a, -b/2a मतलब माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 2√2 बाय 2a यानी 2 इंटू 2, तो ये और ये कट गया, √2 बाय 2, तो ये 2 को हम √2 इंटू √2 कह सकते हैं, तो एक √2 कट गया, वो हो गया 1/√2। बीटा इक्वल टू फिर से सेम -b/2a और ये भी रिजल्ट दिया 1/√2। सो आपका दोनों ही रिजल्ट
1/√2 इंटू 1/√2, ये दोनों ही रिजल्ट आपका सेम आ गया। ठीक है स्टूडेंट, राइट। तो अब ऐसे ही हम कोई भी क्वाड्रेटिक सवाल को सॉल्व करते हैं। अब चाहे वो सवाल हमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दे, हम लोग और कोई क्वेश्चंस देखते हैं लाइक इसी तरह से अगर 3x², अगर और फिर कोई क्वेश्चन 3x² माइनस 4√3x माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, कोई सा भी क्वेश्चन है, तो हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4√3, c इक्वल टू 4, d इक्वल टू माइनस 4, और अब ये हो गया माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो गया 1648, राइट। 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 48 माइनस 48, ये फिर से सेम आ गया, 0 आ गया, एंड सो ऑन। इस जब 0 आ जाएगा फिर हम d इक्वल टू माइनस b/2a माइनस b/2a करके निकाल देंगे, राइट। सेम सिचुएशन, थोड़े से और सवाल को हम एक जरा बदलते हैं। ये सब हम आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन है 1/x + 4, 1/x + 4, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7, ठीक है। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30, और यहां पे लिखा हुआ है सॉल्व, सो यू कैन सॉल्व बाय एनी वन ऑफ द मेथड, वो मेंशन नहीं है। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देख लिया, फैक्टराइजेशन भी देख लिया, अब आपको जैसे कन्वीनियंट हो आप उसको वैसे सॉल्व करो। तो हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमारा ऐसा हो गया, अब यहाँ पे x - 7, और स्टूडेंट को दिक्कत ना हो तो एक बार ऐसे लिख लो तो आपको इजी पड़ेगा, 11/30। अब ये फिर हो गया x - 7 माइनस x - 4, और अपॉन ये हो गया x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11/30, और अब x कट गया तो ये हो गया -11 अपॉन x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। 11 कट गया, ये यहाँ आ गया, वो वहाँ चला गया, x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30, ये यहाँ पे 1 है, इसीलिए 30 इंटू 1, तो और आगे माइनस साइन, राइट। तो ये -30 हो गया। अब इसको इधर लेंगे तो +30 हो जाएगा, तो x² माइनस 3x प्लस 2 बन जाएगा, क्योंकि -28 प्लस 30 तो वो हो जाएगा +2। अब स्टूडेंट आपके पास ये इक्वेशन आ गया, और आपकी मर्जी, इसको आप कोई सा भी मेथड से सॉल्व कर लो। चलो मैं दोनों मेथड से देख लेता हूं, और यहाँ पे एक क्लैरिटी आपको और भी रखनी है कि हम चाहे कोई सा भी मेथड का यूज करेंगे आंसर हमारा सेम आएगा, उसमें कोई अलग नहीं आएगा, कोई वेरिएशंस नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। तो अब ये क्या हो गया, x² माइनस 2x माइनस x और +2, हमने फैक्टराइजेशन मेथड को यूज किया यहाँ पे, क्योंकि ये इसको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x², थर्ड टर्म को दो पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो -2x माइनस x वो -3x हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2x² हो गया। तो अब हम x को कॉमन लेंगे
तो यहाँ पे x माइनस टू और माइनस वन को कॉमन लेंगे तो x माइनस टू, और ये फिर x माइनस टू और इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, और जब हम दोनों को सेपरेटली कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 2 और ये 1, यानी 1 और 2 ऐसे हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड से दो आंसर आ गए। सिमिलरली अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करता तो क्या करता, तो उसको हम हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 2, तो कैपिटल D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, तो 9 माइनस 8 हो गया 1। तो स्टूडेंट D ग्रेटर देन 0, तो अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d/2a हो गया, -b यानी 3 और प्लस √1/2 इंटू 1, 2 ही रह गया तो 3 + 1 ये 4/2 और ये 2 हो गया। और बीटा के केस में यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो 3 - 1/2 तो 2/2, तो ये हो गया 1। इस केस में भी रिजल्ट हमारा 1 और 2 ही आया, तो वही आएगा। तो मेरे कहने का सेंस है, चाहे वो RS अग्रवाल से हो, RD शर्मा से हो, किसी भी बुक से हो, देगा यही। हमें एक एक्सप्रेशन है, उसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी मतलब कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वही सबसे पहला काम होगा, कैपिटल D निकालना। कैपिटल D के 3 केस हो सकते हैं, उनमें कोई भी केस हो सकता है। आप उसको -b प्लस -√d/2a, पहले पार्ट को प्लस वाले पार्ट को अल्फा, माइनस वाले पार्ट को बीटा कहते हैं। इससे x अल्फा और बीटा आपका 2 रूट्स का वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो अब हम लोग थोड़े अलग, ये हमने सीख लिया, ये बातें आपको एकदम क्लियर है, कोई इश्यूज तो नहीं। अब हम लोग k का वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे कि कभी k का वैल्यू निकालने के लिए दे देता है तो हम कैसे करेंगे। x² + kx + 3 = 0, जो आपका लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.4, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट k का वैल्यू वाला सवाल है। ये 2 सवाल भी अगर आप देख लोगे, सारे कंसेप्ट यही रहेंगे और फिर आगे का आप सवाल कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो जाए तो आप मुझसे किसी भी देवघर फाउंडेशन में जो है वहां पे आनंद सर का है, मेरा है, आप कोई भी कहीं पे भी आप अपना पोस्ट कर सकते हो, आप क्वेरी कर सकते हो कि सर मुझे ये डिफिकल्टी है, और फिर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इमीडिएट उसी पर्टिकुलर टाइम, अगर मेरे पास टाइम है, यानी तो थोड़ी इंटरवल में ही आपको रिप्लाई कर दूं, उसी पर्टिकुलर डे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा आपके डिफिकल्टी का। तो अब ये है 2x² + kx + 3, हमारे पास है 2x² + kx + 3 = 0, ये है। और कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। यहां पे मैंने आपको बताया दे हैव 2 इक्वल रूट, ऐसे लिखा हुआ है 2 इक्वल रूट्स। जब भी कभी ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो हम सबसे पहले d निकालेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। और अगर हमारा कहेगा सो इट हैज रियल रूट्स, तो उस केस में हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालेंगे। सो जो भी k का वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू के रिस्पेक्ट में रहेगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हियर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3, तो कैपिटल D इक्वल टू b² - 4ac, b² यानी k का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो k² - 24।
अब हम लिखेंगे सिंस द रूट्स आर इक्वल, सिंस टू रूट्स आर इक्वल देयरफॉर d इक्वल टू 0, तो यानी कि k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर इक्वल टू 24, k इक्वल टू अंडर रूट 24। अब k का वैल्यू जो आएगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इसको 24 को हम लोग कई फैक्टर्स कह सकते हैं। 24 को जो हम कह सकते हैं 1 इंटू 24, 2 इंटू 12 कह सकते हैं, 3 इंटू 8 कह सकते हैं, 4 इंटू 6 कह सकते हैं, है ना। और फिर यही चीज रिपीट हो जाएगा 6 इंटू 4। तो हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं और उनमें हम बड़े वाले नंबर, मतलब कि जो भी दो पार्ट में ब्रेक करते हैं उनमें एक नंबर का रूट हमें पता होना चाहिए, एक नंबर का रूट हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 24 का हमने देखा, अगर मैं ये लूंगा तो यहाँ पे 4 का रूट हमें पता है, तो ये अब हम इसको लिखेंगे 4 इंटू 6, तो जो रिजल्ट होगा वो प्लस माइनस 2 रूट 6। 4 का रूट हमें निकल जाएगा और 6 का नहीं निकलेगा, तो वो हम रूट 6 लेंगे, राइट। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब आप लोग को यहाँ पे कुछ भी आएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस का रिजल्ट आपको आंसर में देना है। सपोज करो अगर यहाँ पे अंडर रूट 48 आ जाता है, अंडर रूट 48 आ जाता है, जैसे अंडर रूट 24 के केस में मैंने आपको उसका फैक्टर्स बताया। अगर मान लो अंडर रूट 48 आ जाता है, अंडर रूट 48, तो मैंने कहा आपको इसके फैक्टर्स अगर आप लोगे तो ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया, ऐसे भी हो गया और ऐसे भी हो गया, है ना, 6, ये भी हो गया और फिर यही 8 इंटू 6 हो गया, फिर ऐसे इस तरह से कर गया। तो अब हम इनमें कौन सा फैक्टर हमको लेना चाहिए, हमने यहाँ पे दिखाया कि फिर वो रिपीट करेगा 8 इंटू 6, 12 इंटू 4, दिस। अगर हमारे पास अंडर रूट 48 आया तो हमें इनमें से कौन सा फैक्टर को लेना चाहिए, तो आप कहोगे सर 4 इंटू 12, तो 4 इंटू 12 में हम 2 रूट 12। मान लो अगर आपने अंडर रूट 48 को 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मानकर चलता हूं कि आपने 4 इंटू 12 को सिलेक्ट किया, इसका फैक्टर्स, तो इसका तो हो गया चलो प्लस माइनस, 4 का हो गया 2 और ये हो गया अंडर रूट 12। लेकिन हम ऐसे आंसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अभी हम 12 को भी तो फिर से ब्रेक कर सकते हैं, 12 भी अभी फिर से ब्रेक हो सकता है। तो ये फिर प्लस माइनस 2 इंटू फिर से अगेन 4 इंटू 3 हुआ, तो फिर से 4 का 2 आया बाहर, तो प्लस माइनस 2 जा 4 हो गया, 4 रूट 3। ठीक है, तो आपको सेम डबल काम करना पड़ा। तो क्यों ना हम यहाँ पे इनमें से जो एक बड़ा नंबर है जिसका हम रूट जानते हैं, हमें वही वाला फैक्टर्स को लेना चाहिए। तो ये हो गया, तो अब इसका रिजल्ट डायरेक्टली हम एक ही स्टेप में 4 रूट 3 कर दिए, राइट। तो ये बातों का आपको प्रैक्टिस पे रखना है और ध्यान रखना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। जो रिजल्ट है मैंने जैसे कहा, इसका रिजल्ट प्लस माइनस दोनों में देना है क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 वैल्यूज। अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट सवाल और फिर हम आएंगे वर्ड प्रॉब्लम पे। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है kx इंटू एक्स माइनस 2, kx इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। kx इंटू एक्स माइनस 2 ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड नंबर का सेकेंड पार्ट, लास्ट एक्सरसाइज। तो ये हो गया kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा हियर a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k। क्यों माइनस 2 सिर्फ नहीं होगा, माइनस 2k,
क्यों? क्योंकि मैंने बताया है b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, और अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखना है, तो प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस रहेगा तो हमें माइनस लिखना ही है, तो -2k, और c इक्वल टू 6, तो देयरफॉर कैपिटल D इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो ये -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a है k इंटू ये 6, तो ये हो गया 4k² -24k। अब फिर यहाँ पे वही है, सिंस टू रूट्स आर इक्वल, सिंस टू रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर d इक्वल टू 0, यानी कि 4k² -24 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपको इसको कैसे सॉल्व करना, 24k इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो आपको ये नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट, कि आपने 4k² इक्वल टू 24k कर दिया और 4 6 कर दिया और 1k कट गया, तो आपका k इक्वल टू 6 और +6 खाली, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि इस केस में आपके k के, जब भी हमारा k के टर्म में है और हायर पावर 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हो गया, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें 2 रिजल्ट देने हैं। अगर आपके पास एक MCQ क्वेश्चन आएगा और उसमें एक ऑप्शन आपका 6 रहेगा और एक ऑप्शन 0,6 रहेगा, तो आपको देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, और तीसरा ऑप्शन कुछ भी रहेगा, 0 रहेगा, और चौथा ऑप्शन नॉट पॉसिबल या कुछ भी अगर फोर्थ ऑप्शन में रहेगा, तो आपको क्या आंसर देना है? ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैं बार बार एक बात बताते जा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारा क्वाड्रेटिक का टर्म आ गया, सो k हैज 2 वैल्यू। तो अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पे आप 4k कॉमन ले लो, 4k कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो गया k - 6 इक्वल टू 0। आप चाहो तो 4 को उधर कर सकते हो, हम वेरिएबल को उधर नहीं कर सकते। वेरिएबल को हम चाहे तो यहाँ पर ही 4 को कॉमन लेके पहले उधर कर लें, हम लोग चाहते तो ये काम भी कर लेते, 4 को या डिवाइडिंग बाय 4, जो भी स्टूडेंट जैसा ठीक समझो इस हिसाब से हम लोग कर सकते थे 6k, ठीक है, ये कर सकते थे, और ये 4 को हम उधर कर दिए, तो 0 अपॉन एनी नंबर इज 0। सो या फिर डिवाइडिंग बाय 4 बोथ द साइड, तब भी हमारा तो हमारे पास k² - 6k ही आएगा। तो स्टूडेंट यानी कि 4 हमने कॉमन ले लिया, या आप कह लो कि 4 से डिवाइड कर लिया, जो कुछ भी कहना है वो कहो, लेकिन हम जैसा पहले किए थे कि हमने इसको उधर ले गया और k काट दिया, बस वो नहीं कर सकते, क्योंकि अब इस केस में हमने 4 को उधर ले लिया, तो अब हमारे पास हो गया k इंटू k - 6 इक्वल टू 0। अब ये 2 फैक्टर हो गया, देयरफॉर आइदर k इक्वल टू 0 और k - 6 इक्वल टू 0। तो इस केस में हो गया 6, तो यहाँ पे k का एक 0 और एक 6। मैंने कहा था ऐसे 0 और 6, ये हमारा k का वैल्यू हो गया, ये हमारा k का वैल्यू हो गया। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ गए? चलो स्टूडेंट, अब हमने क्वाड्रेटिक के किसी भी टाइप का इक्वेशन का कोई सा भी मेथड्स हमने सीख लिया। अब हमने लास्ट क्लास में थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स को, जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किए थे, और अब थोड़ा और कुछ कर लेते हैं, थोड़े और वर्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस कर लेते हैं, राइट? तो देखो 4.1 एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने कर लिया था, अब हम लोग 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम को कर रहे हैं। यहां पर है फाइंड द 2 नंबर्स
whose sum is 27 and product is 182। तो टू नंबर्स है जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो लेट क्वेश्चन नंबर टू है, एक्सरसाइज 4.2 है। तो लेट वन नंबर बी एक्स, देन other number be 27 minus x, क्योंकि दो नंबर का सम 27 है। अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन के मोड में रहें और वहां पे ऐसा वर्ड प्रॉब्लम दे लीनियर इक्वेशन में, तो हम दूसरा नंबर y ले सकते हैं और x प्लस वाई इक्वल टू 27 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक ही वेरिएबल का यूज करते हैं जो भी हमारा इक्वेशन है, इसीलिए उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें दूसरा नंबर का रिलेशन भी लेना पड़ेगा। तो अगर मैंने एक नंबर x लिया और 27 को दो पार्ट में, अगर हमारे पास 10 रुपए है और एक पार्ट अगर 7 रुपए है, तो दूसरा पार्ट 10 रुपए माइनस 7 रुपए मतलब 3 रुपए हुए। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 27 माइनस x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो प्रोडक्ट है x इंटू 27 माइनस x, ये हमारा है 182। तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब हम लोग क्या क्या देखते जा रहे हैं स्टूडेंट, कि सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर जो हमारा मेन टर्म है, जो क्वाड्रेटिक का मेन टर्म है ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म, वो नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो इसीलिए इसको हम उधर मूव कर लेंगे। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x हो जाएगा, ये दोनों उधर गया, और वो तो 182 था ही था, और दैट इक्वल टू 0। अब देखो, अब कई बार स्टूडेंट को लगेगा अरे अब क्या किया जाए, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, ये 182x स्क्वायर हो गया और 180, फिर 27 को ऐसे कितने पार्ट्स में ब्रेकअप कैसे कैसे करें जिससे कि वो 27 आए और उसका मल्टीपल 182 आए। तो नथिंग, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिक्कत हो रहा है, आप एक छोटा सा मैंने बताया था प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो। आपको इसको फैक्टराइज करने में पॉसिबल नहीं है, आप क्वाड्रेटिक करोगे तब भी वहां पे बड़ा ही आएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि अब हम इसको फैक्टराइज कर लें। अगर आपसे पॉसिबल है तो फैक्टराइज कर लो, क्योंकि अंडर रूट नहीं तो वो भी हमारे पास बढ़ जाएगा, जो क्वाड्रेटिक में डी है उसके भी नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने उसके लिए भी आपको पहला दिन बोला था, याद होगा, कि हमें 2 to 30 तक का स्क्वायर जानना चाहिए। सो उसका साइमल्टेनियसली स्क्वायर रूट भी आपको पता चल गया। इसी तरह एटलीस्ट 2 to 10 तक का क्यूब जानना चाहिए, राइट। तो 182 को आपने 2 से किया तो ये 9 और 1, अब आप मान लो 7 से किए तो ये 13 हो गया। तो बहुत ही सिंपल, कितना इजी है बताओ। ये 2, ये हो गए 14 और 13, ठीक है। ये प्राइम नंबर है, ये और ब्रेक नहीं हो सकता, तो हमारे पास मिल गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182, एकदम से फैक्टर मिल गया हमें। एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस 27 हो गया। और अब आप चाहे आप इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, वो कोई मैटर नहीं है। तो x कॉमन लिए x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन लिए x माइनस 14 और इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इस केस में x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया 14 और यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 13। सो आपके पास जो आंसर आ गया x इक्वल टू 13 और 14, ये दो नंबर हो गए। देयरफॉर नंबर आर, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर नंबर्स आर 13 एंड 14। ये हो गए। ये आप लोग को ठीक से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं।
तो वर्ड प्रॉब्लम को भी एकदम बिल्कुल इजी गोइंग में लेना है, कोई उसको डिफिकल्टी में नहीं लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। टू पॉजिटिव इंटीजर, let two consecutive positive integer are x and x plus 1। ये कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है पहला वाला का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला का स्क्वायर इक्वल टू 365 है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। फिर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये इधर आ गया तो माइनस 364 हो गया, क्योंकि प्लस 1 और माइनस 365 तो माइनस 364। अब देखो स्टूडेंट, हर तरह का सिचुएशन आ रहा है। जैसे मैंने बताया √24 आएगा तो क्या करेंगे, इमेजिनरी रहेगा तो क्या करेंगे, √48 आ गया तो क्या करेंगे, और भी अलग अलग टाइप के सिचुएशंस, रियल रूट हुआ तो क्या करेंगे, इक्वल रूट हुआ तो क्या करेंगे। अगर कभी कोई इक्वेशंस बड़ा आ गया तो उसमें हमने बताया था कि इसको ऐसे सिचुएशन में फैक्टराइज भी नहीं करो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी नहीं लगाओ। हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे नंबर तीनों टर्म्स में 2 का मल्टीपल है, इनमें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो अब इनको जब हम छोटा करेंगे तो तीनों में हम 2 को कॉमन लेके उधर भेज दिए तो वो 0 बन गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये हो गया फिर 182। अब देखो फिर से वही हमें लास्ट सवाल वाला आ गया। लास्ट सवाल में जैसे अब तो हमारा प्रैक्टिस भी हो जाता है। लास्ट सवाल में हमारे पास 182 एक्स स्क्वायर आया था, लेकिन बीच वाला जो मिडिल टर्म था वो -27 आया था। पर हमें ये तो पता चल गया ना कि 182 को का फैक्टर 14 और 13 कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि 14 और 13, अब चूंकि उसमें -27 था सो हमने -14 और -13 कर लिया। इनमें हमारे पास प्लस x है तो प्लस 14x और -13x कर लेंगे। अगर हमारे पास माइनस x रहता तो -14x प्लस 13x कर लेते। तो जो और जैसा हमारी जरूरत है हम वैसा ही काम करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें फैक्टर्स का पता चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और -182। कई बार हमें घर में एक कहावत है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, है ना, ऐसे करके रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। अगर हम लगातार, मैं भी बच्चों वहीं का हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल में से पढ़ा लिखा, तो ऐसे ढेरों सारे बातें तो रहता ही है हम लोग के दिमाग में। आप सब भी ऐसा रहते होगे, आप बच्चे अब के समय में तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। हम लोग तो धीरे धीरे बहुत बाद में चीजों से अवगत होते थे। आप लोग आजकल बहुत एडवांस हो, बहुत स्मार्ट हो, और लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल का टाइम चल रहा है। आप कभी ये मत समझना कि सिलेबस कट हो गया तो हम कम पढ़ाई करने से काम चल जाएगा। कंपटीशन उतना ही टफ होता जा रहा है, ठीक है, जितना आपको इजी। इनफैक्ट अब तो आपको ये भी अपने आप के ऊपर में आपको लोड लेना है कि हमको ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्कूल में टीचर्स लोग कहेंगे कि हमारे पास टाइम जितना मिला हमने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया दिया, लेकिन वो बातें तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा क्योंकि कोविड ने सब कुछ चौपट कर दिया है। तो इसीलिए आपको अपने घर में मैक्सिमम पढ़ना चाहिए। और आगे 10th और 12th ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है, बहुत क्रूशियल ईयर होता है। एकदम बच्चे को कैरियर डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, बिल्ड एकदम आपको कॉन्फिडेंट रहो और ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत करो और पढ़ो। बिल्कुल आपको पहले अपना पूरा एफर्ट दिखाना पड़ता है, उसके बाद अपना रिजल्ट अगर आप अच्छा करोगे दुनिया आपके पीछे आएगी, और अगर आप में खुद की कमी रहेगी तो दुनिया आपसे दूर जाएगी। यही रूल है बच्चों, आपको अपना 100% देना है, 100% बेस्ट एफर्ट हर काम में, ठीक है। तो आपको अपने आप, आपके पीछे सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हो गया। अब आप x कॉमन लो, x प्लस 14
मैं थोड़ा थोड़ा सा आपसे बात भी कर लेना चाहता हूं, तो मुझे भी अच्छा लगता हो और आप लोग भी बोर ना हो कि सर लगातार पढ़ाते जा रहे, तो इसीलिए एक आध मिनट का गॉसिप भी हो जाता है। तो x प्लस 14 और हमने फिर से माइनस कॉमन लिया, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, और अब ये x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, अब ये x प्लस 14 इक्वल टू 0, इससे हो गया x इक्वल टू माइनस 14 और x प्लस माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x हो गया 13। मैंने कहा था कि दोनों नंबर को लेना है, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था कि जब भी कभी कोई लेंथ, ब्रेथ या कोई पॉजिटिव इंटीजर इस टाइप की बातें आएगी तो आपको नेगेटिव नंबर को नेग्लेक्ट करना है। लेंथ विड्थ नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए आपको यहां पे लिखना है नेग्लेक्टेड। तो देयरफॉर x इक्वल टू 13, x आपका क्या था, ये एक पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर ये 13 है तो अल्टीमेटली दूसरा नंबर 14 ही हुआ, लेकिन हमको यहां पे माइनस 14 को नेग्लेक्टेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर टू नंबर्स आर 13 एंड 14, ठीक है बच्चों। हम लोग मैक्सिमम अब 5 से 10 मिनट और डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास भी थोड़ा गैप पीरियड चाहिए होता, आप लोग को भी गैप पीरियड चाहिए होगा। आज हमारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे राजेश सर आ रहे हैं, और वो बहुत, और आनंद सर आ रहे हैं, और वो गजब का चीज आप लोगों के पास में शेयर करेंगे। आप लोग जरूर रहिएगा, जरूर से जरूर, और वो आपको प्रोफेशनल कोर्स के बारे में और डिफरेंट जो यंगस्टर्स है, जो यंग हमारे जनरेशन के बच्चे हैं, उनको अपने लाइफ को कैसे लेकर कैरियर ग्राफ का बूमिंग चलना चाहिए, उन सब चीज के बारे में आइडिया देंगे। इसीलिए आप लोग को स्नैक्स के लिए थोड़ा बीच में टाइम पीरियड मिलना चाहिए, बट अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम जरूर है। अभी हम और आपका चीजों को कवर करना चाहेंगे, 10-1 मिनट और डिस्कस करते हैं, ठीक है, फाइन। तो अब ये हमने देखा कि ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। एक हमारा राइट ट्रायंगल है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो हमारे बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये x है तो ये x माइनस 7 है, और ये हमारा हाइपोटेनियस बोलता है, ये हाइपोटेनियस, और वो हाइपोटेनियस आपका 13 है। अब आप इसको ABC फिगर बना लो, अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तब भी चलेगा। तो आप लिखोगे लेट बेस ऑफ द ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, बी, लेट बेस ऑफ द ट्रायंगल बी x, हाँ, बेस ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू x, देन its altitude इक्वल टू x माइनस 7। अब आप पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें मालूम है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, इसलिए दो छोटे साइड ये हो गए। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, और ये हो गया x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और इक्वल टू 169, ठीक है। अब ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, फिर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0।
और फिर हमने 2 से छोटा कर लिया, इसको डिवाइड करके एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0, और यहाँ पे फिर आपका 60 हो गया तो उसका 12 और 5 उसका फैक्टर हो गया, तो माइनस 12x प्लस 5x, 12 और 5 60 हो गया, माइनस 60 एक्स स्क्वायर हो गया, और उनको अगर हम ये करेंगे तो माइनस 7x हो गया, और माइनस 60 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये x माइनस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस केस में x हो गया 12 और माइनस 5 वाला पार्ट नेग्लेक्टेड क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता, तो x हो गया, तो देयरफॉर आपका बेस हो गया 12, और जो लेंथ हो गया यानी कि ऑल्टीट्यूड हो गया 12 माइनस 7 यानी कि 5। तो ये आपका आंसर हो गया। आपने समझ लिया इसे ठीक से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, स्टॉप करेंगे इंटरेस्ट लेना। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 4.2 में 6 नंबर, वो क्या है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए certain number of पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे, ठीक है। मान लीजिए वो x नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, लेट x number of articles produced in a day, in a certain day, ठीक है। x number of articles produced in a certain day। तो नाउ अब कहता है कि it was observed that the particular day that the cost of production of the article is 3 more than twice of the number of articles। okay, so cost हो जाएगा cost of per article इक्वल टू जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे 3 ज्यादा। तो अब ये कहता है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90, ठीक है। तो हमें मालूम है कि अगर हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, अगर हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, या एक छोटा सा एग्जांपल, हम एक आर्टिकल का कीमत अगर 10 रुपए है, तो ऐसे अगर हमारे पास 7 आर्टिकल्स हैं तो उसके कीमत 70 होंगे, यानी दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास x नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इतना है, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और 3x और फिर इक्वल टू 90। अब ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 इक्वल टू 0। और जब आप ये करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास आ गया माइनस 180। तो और आपको इनको 2 टर्म करके माइनस 180 को 2 टर्म में आपको ऐसे बांटना है जिनका रिजल्ट आपके पास 3 आए। तो 15 और 12 हो गया 180, और अगर मैं प्लस 15 और माइनस 12 करूंगा तो 3 भी हो गया। तो ये सारे आपके प्रैक्टिस में ही आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। फिर हमने, आप ऐसे कर लो, या फिर आपको कंफर्ट लेवल के लिए आप इसको पहले लिख लो तो आपको ज्यादा बेटर हो जाएगा। ये कर लो, तो ये माइनस 12x प्लस 15x,
ये आप कर लोगे और ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। और इस तरह से 2x कॉमन आ गया तो x माइनस 6 और 15 कॉमन आ गया तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और इस तरह से इसमें हमारा x इक्वल टू 6 आ गया और इसमें हमारा x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन आ गया। अब फिर ये माइनस में आ गया नंबर ऑफ आर्टिकल, x हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल है, इसीलिए अब इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो ये नेग्लेक्टेड हो गया और x इक्वल टू 6 हो गया। यानी फिर जिसको हम x मानते हैं उसको एक बार हमें लास्ट में लिखना चाहिए कि हमने हमारा x क्या है। x हमारे लिए अभी कुछ नहीं है, हमें उसको फाइनली लिखना चाहिए होता है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे, वो आप लोग लिख लेना इक्वल टू 6। देयरफॉर आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे वो हो गया 6 और कॉस्ट हो गया 2 इंटू 6 12 प्लस 3 15 तो ₹15, राइट। ये चीजें क्लियर है, सबको क्लियर है और डिस्क्राइब करने के का नीड तो नहीं इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। 4.3 एक्सरसाइज में भी वर्ड प्रॉब्लम है। स्टूडेंट हमें आपको तो एक एक क्वेश्चंस बताने का मन करता है और आप लोग तैयार हो, अच्छे से रेडी हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम का वो हो जाता है उसमें सब कुछ कवर, पर फिर भी मैंने आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फिनिश किया और थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम और रह गए। अब देखता हूं उसको कैसे कर पाऊंगा नेक्स्ट या फिर बाद में कभी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 एक्सरसाइज का 4th नंबर है। ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। एक्सरसाइज 4.3 का जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो हम उसको करेंगे कि लेट, अब हम आज यहीं पे अभी करेंगे फिनिश। इसके बाद रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x years, ठीक है। तो x years, अब ये कहता है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago, तो 3 years ago रहमान्स एज इक्वल टू x minus 3 years and 5 years from now and 5 years from present age equal to x plus 5 years। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका जो रेसिप्रोकल है 1/x minus 3 और प्लस 1/x plus 5, इन दोनों का 3 इसका रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज और रहमान्स एज 3 years ago 5 years now 1/3, फाइंड द एज ऑफ रहमान्स। तो ये है हमारे पास 1/3। अब आप सेम यहां पे ऐसे लो x minus 3 इंटू एक्स प्लस 5, x माइनस ये हो गया x प्लस 5 और प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3 और फिर ये 2x प्लस 2, ये 2x और 5 माइनस 3 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 इक्वल टू 1/3। फिर ये हो गया 6x और प्लस 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, राइट। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15
और अब इन दोनों को फिर उधर ले लो तो एक्स स्क्वायर और फिर -4x हो जाएगा और -21 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3x -21 इक्वल टू 0। x कॉमन x -7 और 3 कॉमन x -7, तो ये x -7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इससे हमारा x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -3, तो -3 को हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो देयरफॉर x इक्वल टू 7 ये हमारा कंसीडर होगा। हेंस रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 years। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो बस अब थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए, अब हमें स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास भी एक रहता है टाइम का कि हम कितना कर पाए। अभी हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम भी होने हैं, उसके बाद भी प्रोग्राम होने हैं, तो आप लोग पढ़ो बनाओ। और मैंने कहा था आप लोग फिर से नोट कर ले सकते हो, मेरा नंबर है 9810843472। मनोज सर, आप कैसे भी ऐसे आप कंसल्ट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग को सपोर्ट करने का, आप लोग के एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट क्लास हमारा फिर से सैटरडे को आप लोगों के लिए, वैसे तो हमारा नेक्स्ट क्लास थर्सडे 5 o'clock होगा, बट वो 11th-12th क्लास के लिए होगा। वो हम डिफरेंशिएशन का कंटिन्यूएशन पार्ट करेंगे 11th-12th क्लास के लिए। और आप लोग के लिए जो 10th क्लास के लिए, वो मैं फिर सैटरडे को आप लोग से मिलूंगा और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पे मिलूंगा। नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो ठीक से, कोई दिक्कत हो तो मुझे कंसल्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू देवघर फाउंडेशन, ऑल द फ्रेंड्स, थैंक यू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।